हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका जो आने वाला एग्जाम है यूपी SSC पैट का, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे भारतीय संविधान के ये टॉप 50 MCQs। तो सभी क्वेश्चंस आपको जो है रट के जाना है और आने वाला जो एग्जाम है आपका उसमें से निश्चित तौर पर यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन हैं टॉप 50 ये कम से कम समय में पूरे करा सकें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया है भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि मसौदा समिति या प्रारूप समिति। तो ध्यान रखेंगे आप, जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सहमति और समायोजना पर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 जो है महिला सदस्यों की संख्या थी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा बी, सिंधी भाषा के लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा? भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो सिंधी भाषा के लिए। 2011 के बाद जो है सिंधी भाषा को ये पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें जो है संविधान का निर्माता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है किस भाग में? तो ऑप्शन नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, भाग 20 में। ठीक, ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो दल बदल यहां पर पूछा गया है कि दल बदल जो संबंधी विवरण है वो संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे दल बदल 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की रचना के लिए जो सबसे पहला विचार दिया गया था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ए, स्वराज पार्टी 1924 में। स्वराज पार्टी ने यह विचार दिया था और 1924 में यह विचार दिया गया था संविधान की रचना के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो यहां पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जब संविधान जो है बनकर के तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहां पर क्या पूछ रहा है? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 7 जो है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 25 साल। और यहीं पे आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाता है राज्यसभा के लिए तो ध्यान रखना है आपको 30 साल, क्योंकि जो राज्यसभा है वो आपका उच्च सदन है, जो लोकसभा है ये आपका निम्न सदन है। इसी तरह से राज्यों में भी होता है, जो आपका विधानसभा है उसके लिए 25 साल और जो विधान परिषद है उसके लिए 30 साल। तो ये एज से रिलेटेड ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री की। जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो इन्हें शपथ दिलाते हैं, वो इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो यहां पूछा जा रहा है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान को बनने में ये टाइम लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जो भारत का संविधान है ये लागू कब हुआ था। तो जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने समय में, यानी कि कितने समय में जो राष्ट्रपति का रिक्त पद है उसे भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 महीने में। ध्यान रखेंगे 6 महीने में राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है उसे भरना आवश्यक होता है और 6 महीने के अंदर उसका जो रिक्त पद है वो भर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार ये किसके पास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि किसी भी विधि के लिए, किसी भी संबंधित अगर कोई बात है तो उससे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। और वो जो है किसी भी समय जो है जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे परामर्श मांग सकता है। ठीक है ना, किसी भी बात को लेकर के अगर कोई भी आपका विधेयक पास होता है तो उसके लिए जो परामर्श है वो राष्ट्रपति मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे आप अच्छे से, इसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है। जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है। तो अब यहाँ पर कहा गया संवैधानिक प्रधान, तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल। राज्य की बात है तो राज्यपाल जो है ये संवैधानिक प्रधान होते हैं किसी भी राज्य के, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं और किसकी सलाह पर भंग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से आप, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। ध्यान रखेंगे लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और किसकी सलाह पर यह भंग करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत, ये तो ऑप्शन था ऊपर का। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो 1, 2, 3 जो संविधान का अनुच्छेद है 123 ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश से 123 जो अनुच्छेद है वो संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, अनुच्छेद 110। इसमें दिया गया धन विधेयक की परिभाषा, यानी कि ध्यान रखेंगे आप जो मनी बिल है वो किस अनुच्छेद के तहत, तो
10 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में आपको 50 क्वेश्चन जो है वो कवर करा दें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के तहत है भारतीय संविधान में, तो ध्यान रखेंगे आप अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान में, तो ध्यान रखेंगे आप 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और किस अनुच्छेद में, तो ध्यान रखेंगे आप अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51 के का में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं वो एक नहीं दो नहीं कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो इस वजह से जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए सारे के सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो ध्यान रखेंगे आप अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का प्रावधान है। तो ध्यान रखेंगे संविधान में अनुच्छेद 61 के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि राज्य संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो अब यहाँ पर पूछा गया उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान, तो इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में, तो ध्यान रखेंगे आप 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों यहीं पर ध्यान रखेंगे आप, अगर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 52 के तहत 52 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। आगे बढ़ते हैं, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में, जो अनुच्छेद 1 है उसमें ये वर्णन किया गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान रखेंगे अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं आपके उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखेंगे 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, 12 से 35 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो क्या है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये किस संविधान के अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे आप अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 17। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पूछा क्या है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो अब यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता पूछी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 के का में, यानी 19 के फर्स्ट में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो पूछा गया है भारत सरकार का, ध्यान रखेंगे भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। और अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तब आपका आंसर होता महाधिवक्ता। ठीक, दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे, महान्यायवादी ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी और महाधिवक्ता ये होता है राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से जो है भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था ली गई है, तो ध्यान रखेंगे आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संसदीय प्रणाली ये जो है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान से मतलब आयरलैंड से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा हमारा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी कि ये जो यहां पर एक्ट दिया गया, यानी हमारे भारत में जब संविधान लागू हुआ उसके पहले जो ब्रिटिश का नियम कानून चलते थे, जो ब्रिटिश का संविधान था, तो उसके तहत हमारे देश में जो है सारे नियम चलते थे। तो उसी में एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, तो उसमें से जो है अधिकतर बातें हमारे भारतीय संविधान में एज इट इज ली गई हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी बातें सीधे के सीधे संविधान में ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा बी, कनाडा से। ठीक, ध्यान रखेंगे संघीय व्यवस्था कनाडा से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो क्या पूछा है? समवर्ती सूची की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो समवर्ती सूची की अवधारणा। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके विदेशी स्रोत है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हमने यहाँ पर लिए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो क्या पूछा है कि संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है ये किस देश के संविधान से आधारित है, किस देश के संविधान से जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया है? तो ध्यान रखेंगे आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, कनाडा से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है ये किस देश के संविधान की प्रेरणा पर आधारित है? हमारे देश जो संविधान है उसमें, तो कनाडा के संविधान से ये प्रेरणा ली गई और ये जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिए गए हैं? तो ध्यान रखेंगे आप मौलिक कर्तव्य की यहाँ पर बात की गई है, तो रसिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से हैं? रूस से हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से हैं? तो वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है कि इस भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? तो ध्यान रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अब पूछा जा रहा है कि संसदीय प्रणाली जो है ये भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, ब्रिटिश संविधान से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया, तो न्यायिक पुनर्वलोकन के जो विचार है वो किस संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में? तो ध्यान रखेंगे आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो कानून के समान जो संरक्षण है ये किस संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, अमेरिका से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध ये किस संविधान से लिया गया है? ध्यान रखेंगे जो आपात संबंधी उपबंध है ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो आपात संबंधी जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से लिए गए। और दोस्तों भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल के प्रावधान है? तो ध्यान रखेंगे आप 3 तरह की इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी है? तो एक है नेशनल इमरजेंसी, और जो नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ध्यान रखेंगे आप जो नेशनल है
ये आपकी किस अनुच्छेद के तहत है? तो 352 के तहत, जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है, ध्यान रखेंगे आप, स्टेट जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये 356 के तहत है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं, तो जो वित्तीय आपातकाल है इसका प्रावधान किया गया है 360 के तहत। तो हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह की इमरजेंसियों का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो जस्ट इसे अभी बताया था, तो आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, भारत में तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है देश का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।